इमेजिन करो एक दिन सुबह उठें और पता चले कि सरकार बंद हो गई है। साउंड्स क्रेजी, राइट? राइट। बट यही हुआ है अमेरिका में। 7.5 लाख एम्प्लॉयज फॉरलो पर और हर दिन का नुकसान करीब $400 मिलियन। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और ये सब हुआ क्योंकि डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स एक दूसरे से टकरा गए अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी हेल्थ केयर फंडिंग पर। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। रिजल्ट, म्यूजियम्स बंद, पार्क्स बंद, एयर ट्रैवल तक प्रभावित। जी। अब सवाल ये है, अगर यूएस में ऐसा होता है तो इंडिया में क्यों नहीं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब हमारे सिस्टम्स के डिजाइन में छुपा है। आज के इस विश्लेषण में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे एंटी डेफिशिएंसी एक्ट वर्सेस वोट ऑन अकाउंट की कहानी के साथ। बिल्कुल, ये कंपैरिजन काफी कुछ क्लियर करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, ये कंपैरिजन आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो चलिए ड्राइव इन करते हैं रीसेंट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में, जो 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हुआ है। ये साल 2018 के बाद पहला कंप्लीट गवर्नमेंट शटडाउन है। सिचुएशन काफी टेंस लग रही है ना? प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ अनयूजुअल वीडियो से भी इसका अंदाजा लगता है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? What exactly is going on? फंडामेंटली देखिए, ये अमेरिका की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच एक काफी गहरे मतभेद का नतीजा है। द कोर इशू रिवॉल्व्स अराउंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग और स्पेसिफिकली हेल्थ केयर फंडिंग को लेकर इनके व्यूज में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। रिपब्लिकन्स यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी डेमोक्रेट्स पर यह आरोप लगा रही है कि वो टैक्स पेयर का पैसा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स सोर्सेज में, इन्हें इलीगल एलियंस रेफर किया गया है, को हेल्थ केयर बेनिफिट्स देने पर खर्च करना चाहते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले इन बेनिफिट्स को कर्टेल किया था और रिपब्लिकन्स का कहना है कि डेमोक्रेट्स इन्हें रीइंस्टेट करना चाहते हैं। वो इसे ऐसे फ्रेम करते हैं कि अमेरिकी लोगों से पहले अवैध अप्रवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। ओके, सो दैट्स द रिपब्लिकन स्टांस। व्हाट्स द डेमोक्रेट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट? उनका क्या कहना है इस पर? हाँ, तो डेमोक्रेट्स इस नैरेटिव को बिल्कुल खारिज करते हैं कि उनका फोकस सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर है। उनके मुद्दे कई ज्यादा व्यापक हैं। फर्स्टली, वो प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा फॉरेन एड फंडिंग में की गई सिग्निफिकेंट कट से डिसएग्री करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, वो चाहते हैं कि अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे ओबामा केयर भी कहते हैं, जी। उसके तहत दी जाने वाली सब्सिडीज को परमानेंट बनाया जाए। उनका तर्क है कि ये सब्सिडीज लाखों परिवारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स को अफोर्डेबल रखने के लिए क्रूशल हैं। अच्छा, ये एसीए वाला पॉइंट जरूरी लगता है। सोर्सेज में रिसेशन एक्ट ऑफ 2025 से जुड़े इश्यूज का भी मेंशन है, एंड डेमोक्रेट्स आर आल्सो डिमांडिंग मोर अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इश्यूज, लेकिन एसीए सब्सिडीज एक बड़ा आप कह सकते हैं टकराव का बिंदु है। अंडरस्टूड। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स और इन स्पेसिफिक पॉलिसीज पर ये जो फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, इसी वजह से सेनेट डेमोक्रेट्स ने जरूरी स्पेंडिंग बिल्स को सपोर्ट करने से मना कर दिया। एग्जैक्टली। और क्योंकि कांग्रेस फंडिंग अप्रूव नहीं कर पाई डेडलाइन तक, तो फंडिंग लैप्स हो गई एंड इट ट्रिगर्ड अ गवर्नमेंट शटडाउन। यह है पूरा मामला। अब जरा इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करते हैं, जो काफी गंभीर लग रहे हैं। द स्केल ऑफ दिस शटडाउन इज मैसिव। करीब 7.5 लाख यानी 750,000 फेडरल एम्प्लॉइज को फरलो पर भेज दिया गया है, मतलब अनपेड लीव पर। जी हाँ, बिल्कुल, बिना सैलरी के छुट्टी। And the daily economic loss is estimated at a staggering $400 million. ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा, हर दिन का इतना नुकसान। इसका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। पेंसिल्वेनिया की आइकॉनिक लिबर्टी बेल से लेकर हवाई के पर्ल हार्बर जैसे हिस्टोरिकल साइट्स बंद हो गए हैं, along with numerous national parks and museums. ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये तो टूरिज्म और लोकल इकोनॉमीज को डायरेक्टली हिट करता होगा। एब्सोल्युटली। और देखिए, जबकि एसेंशियल सर्विसेज जैसे मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जारी हैं, जो लोग इन भूमिकाओं में हैं वो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। सोचिए जरा। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी उनके लिए। बिल्कुल। इमेजिन द स्ट्रेस एंड मोरल इम्पैक्ट। करियर 247 सोर्स मेंशन की कि सिर्फ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह एक्टिव बताया गया, पर वहां भी ये जो पूरी अनिश्चितता का माहौल है वो सबको प्रभावित करता है।
That brings us to the impact on the federal workforce itself. ये सुनने में ही काफी तनावपूर्ण लग रहा है। एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। फेडरल एम्प्लॉयज के सामने एक मुश्किल विकल्प है। या तो वो फॉरलॉर्ड हैं, यानी बिना वेतन के घर पर, या फिर उन्हें एसेंशियल माना गया है और उन्हें काम पर आना पड़ रहा है, ये जाने बिना कि अगली सैलरी कब आएगी। और चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इन फॉलोअर्स का इस्तेमाल बाद में परमानेंट लेऑफ्स करने के लिए भी किया जा सकता है। ये अनिश्चितता परिवारों के लिए विनाशकारी है, खासकर उनके लिए जो पेचेक टू पेचेक जीते हैं। सही बात है। हाँ, देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जैसे विभाग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में वहां स्टाफ पहले ही आधा हो चुका था और अब बचे हुए स्टाफ में से लगभग 90% फॉलो पर हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली लोग हैं जो असली मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एंड द इकोनॉमिक फॉलआउट, ये जो $400 मिलियन डेली फिगर है, इसके अलावा और क्या असर हो रहा है? हाँ, देखिए, इकोनॉमिक रिपरकशंस तो मतलब चारों तरफ फैलते हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों की लॉस्ट वेजेस की, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रुकने से प्राइवेट बिजनेस पर असर की, जरूरी प्रोजेक्ट्स में देरी की, और जाहिर है उपभोक्ता खर्च, कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आएगी क्योंकि परिवार अपनी बेल्ट टाइट करेंगे। मार्केट्स पर भी असर हुआ? तुरंत फाइनेंशियल मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। S&P 500 और डाउ जोन्स में फंडिंग लैब्स के ठीक बाद 0.6% की गिरावट देखी गई। एक और बड़ी चिंता, खासकर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, वो है जरूरी इकोनॉमिक डेटा जैसे मंथली जॉब रिपोर्ट के रिलीज में पोटेंशियल डिले। ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल, बिना टाइमली डेटा के पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर हम पिछले शटडाउन से कंपेयर करें तो हमारे पास एक रीसेंट बेंचमार्क है, 2018-19 का 35 दिन का शटडाउन, जो यूएस हिस्ट्री का सबसे लंबा था। उसने इकोनॉमी को अनुमानित $3 बिलियन जीडीपी का नुकसान पहुंचाया था। बाप रे, $3 बिलियन? जी, और एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये मौजूदा शटडाउन लंबा चलता है तो इस बार आर्थिक क्षति कई ज्यादा हो सकती है और ये रिसेशन के खतरे को भी बढ़ा सकता है। तो वो जो $400 मिलियन रोज का नुकसान है, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल गतिरोध देश की अर्थव्यवस्था पर एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड की तरह काम कर सकता है। What about public services और स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे एयर ट्रैवल का क्या हाल है? सर्विसेज में डिसरप्शन तो वाइड स्प्रेड है, जैसे सिविल राइट्स इन्वेस्टिगेशंस रुकी हुई हैं, नए फेडरल ग्रांट्स इशू नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट एड प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अगर शटडाउन लंबा चला तो हेड स्टार्ट जैसे प्री स्कूल प्रोग्राम्स पर भी असर पड़ सकता है। और एयर ट्रैवल सेक्टर पर काफी दबाव दिख रहा है। 13,000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और हजारों एविएशन सेफ्टी स्टाफ बिना वेतन के काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने करीब 11,300 कर्मचारियों को फरलो पर भेज दिया है, जिससे रूल मेकिंग, इंस्पेक्शंस और ओवरसाइट पर असर पड़ रहा है। इससे तो सेफ्टी पर भी सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल, एविएशन यूनियनों ने थकान और लो मोरल के कारण सुरक्षा जोखिम की चेतावनी दी है, क्योंकि एसेंशियल स्टाफ बिना वेतन के काम कर रहे हैं। और तो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जरूरी अपग्रेड्स भी स्थगित कर दिए गए हैं। यह साफ दिखाता है कि चीजें कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं और कैसे एक फंडिंग विवाद जरूरी फंक्शंस को ठप कर सकता है। दिस साउंड्स जेन्युइनली क्योटिक। ये वाकई में एक अजीब सी स्थिति लगती है। सवाल ये उठता है कि अमेरिकी सिस्टम ऐसी सिचुएशन आने ही कैसे देता है? क्या कोई खास कानून है जो इस तरह के पैरालिसिस की इजाजत देता है? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ जो की लेजिस्लेशन है वो है द एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। ये एक अमेरिकन कानून है जिसकी जड़ें काफी पुरानी हैं और फंडामेंटली ये कहता है कि सरकारी एजेंसियां कांग्रेस से अप्रोप्रिएशन यानी बजट मंजूरी के बिना फंड्स खर्च या आवंटित नहीं कर सकती। अच्छा। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाती और जरूरी स्पेंडिंग बिल्स को डेडलाइन तक पास करने में फेल हो जाती हैं, तो ये एक्ट गैर जरूरी नॉन एसेंशियल सरकारी कामकाज को रोकने के लिए मजबूर करता है। यही शटडाउन है। ये शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को लागू करने का एक बहुत ही सख्त तरीका है, जो कांग्रेस को यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच को सरकारी खजाने पर बहुत मजबूत नियंत्रण देता है। वाओ, दैट्स अ रियली हार्ड स्टॉप मैकेनिज्म। ये तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर बनाया गया है कि अगर समझौता ना हो तो टकराव हो ही। काफी कठोर लगता है ये। भारत ऐसी स्थितियों से कैसे निपटता है? हमारे यहाँ तो इस तरह के ड्रामेटिक शटडाउन्स नहीं दिखते। हाँ, भारत का तरीका फंडामेंटली अलग है और ये हमारे संविधान में ही बनाया गया है, जिसके लिए एक व्यवस्था है जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं।
हमारे संविधान का आर्टिकल 116 लोकसभा को यानी हमारी संसद के निचले सदन को ये अधिकार देता है कि वो पूरे बजट प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किए बिना वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए एडवांस में धनराशि मंजूर कर सकती है। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है? ये आमतौर पर चुनावी वर्षों में इस्तेमाल होता है, जब नई सरकार बाद में पूरा बजट पेश कर सकती है या फिर अगर किसी भी कारण से बजट पर चर्चा में देरी हो रही हो। तो लेट्स से अगर बजट पेश होने में देरी हो या संसद में हंगामा हो रहा हो और वो समय पर पास ना हो पाए, तो क्या होता है? तो सरकार वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है। इससे सरकार को भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली सरकार का मेन ट्रेजरी अकाउंट है जहां सारे रेवेन्यू जमा होते हैं और खर्चे किए जाते हैं, से एक सीमित अवधि के लिए आमतौर पर 2 से 4 महीने के लिए पैसा निकालने की अनुमति मिल जाती है। किस तरह के खर्चों के लिए? ये फंडिंग आवश्यक खर्चों एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स जैसे कि वेतन, रक्षा खर्च, चल रहे कार्यक्रम आदि को कवर करती है। इसमें जो क्रूशियल बात है वो ये कि ये सरकारी कामकाज और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी सुनिश्चित करता है, भले ही बजट पर बातचीत जारी हो या चुनाव हो रहे हों। ये सरकारी मशीनरी को ठप होने से रोकता है। राइट। तो इंडिया के पास एक तरह का ब्रिज फंडिंग मैकेनिज्म है, एक संवैधानिक सेफ्टी वाल्व है, जबकि अमेरिकी सिस्टम में एंटी डेफिशिएंसी एक्ट के कारण एक संभावित क्लिफ एज है, एक बिल्कुल अब्रप्ट स्टॉप। तो हमने ये दो फंडामेंटली डिफरेंट सिस्टम्स देखे, अमेरिका का एंटी डेफिशिएंसी एक्ट जिससे शटडाउन हो सकता है और इंडिया का वोट ऑन अकाउंट जो कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। अब जरा गौर करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स पर, स्पेशली हमारे यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाउ डू दीज सिस्टम्स स्टैक अप अगेंस्ट ईच अदर? ये तुलना जरूरी है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, यूपीएससी के एनालिटिकल व्यू पॉइंट से इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले अमेरिकी सिस्टम, एंटी डिफिशिएंसी एक्ट। प्रोज फायदे। ये कार्यपालिका के खर्च पर मजबूत लेजिस्लेटिव कंट्रोल देता है। कांग्रेस के पास पावर ऑफ द पर्स है और ये एक्ट उसे सख्ती से लागू करता है। प्रोज फायदे, सैद्धांतिक रूप से शटडाउन का खतरा राजनीतिक समझौते के लिए इमेंस प्रेशर बनाता है, पार्टीज को नेगोशिएट करने पर मजबूर करता है। प्रोज फायदे, ये बजट को समय पर पारित करने के लिए हाई अकाउंटेबिलिटी तय करता है, फेलियर के तुरंत दिखने वाले परिणाम होते हैं। प्रोज फायदे, ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को दर्शाता है, जो यूएस सिस्टम का एक कोर सिद्धांत है। ये तो हुए फायदे, लेकिन नुकसान भी तो है। बिल्कुल। कॉन्स, नुकसान, ये एक्सट्रीमली डिसरप्टिव है, जैसा कि हमने फर्लोज, सेवाओं के बंद होने और सामान्य केओस के साथ देखा। इकोनॉमिक कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं, वो $400 मिलियन रोज का नुकसान, संभावित जीडीपी इंपैक्ट, मार्केट अनिश्चितता, ये सब महत्वपूर्ण नेगेटिव्स हैं। इसका नागरिकों पर डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो सरकारी सेवाओं पर निर्भर हैं या सरकार के लिए काम करते हैं। ये बजट प्रक्रिया का पॉलिटिसाइजेशन कर देता है, जरूरी फंडिंग को एक हाई स्टेक्स बार्गेनिंग चिप बना देता है। ये फेडरल वर्कर से लेकर बिजनेस और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों तक सबके लिए अनसर्टेनिटी पैदा करता है। जैसा कि एविएशन यूनियनों ने बताया, ये जरूरी कर्मचारियों के मोरल और संभावित रूप से सेफ्टी को भी प्रभावित कर सकता है, जो बिना वेतन के तनाव में काम कर रहे हैं। कई लोग इसे गवर्नेंस फेलियर के एक लक्षण के रूप में देखते हैं। वो कॉन्स तो काफी सब्सटैंशियल हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इंडियन सिस्टम, वोट ऑन अकाउंट। भारत की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? राइट, द इंडियन सिस्टम वोट ऑन अकाउंट। प्रोज फायदे, इसका सबसे बड़ा फायदा है शासन की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करना। कोई अचानक रुकावट नहीं। प्रोज फायदे, ये अमेरिका में देखे जाने वाले अचानक शटडाउन और उनसे जुड़े भारी आर्थिक और सामाजिक लागतों से बचाता है। प्रोज फायदे, ये राजनीतिक संक्रमण जैसे चुनावी वर्ष या अप्रत्याशित बजट देरी के दौरान महत्वपूर्ण स्टेबिलिटी प्रदान करता है। प्रोज फायदे, इसे एक ज्यादा प्रैग्मैटिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच के रूप में देखा जा सकता है, जिसका फोकस सरकार को चलाते रहने पर है। ठीक है, ये तो फायदे हुए। क्या इसके कुछ संभावित नुकसान या क्रिटिसिज्म्स भी हैं? हाँ, कुछ सैद्धांतिक पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं। कॉन्स, नुकसान। एक संभावित आलोचना यह है कि क्या ये संसद द्वारा पूर्ण बजट को समय पर पारित करने की अर्जेंसी को थोड़ा कम कर देता है। ये जानना कि एक बैकअप मौजूद है शायद तत्काल समझौते के लिए दबाव कम कर सकता है। एक संभावित आलोचना यह है कि क्या ये एक तरह से विधायिका की
पावर ऑफ द पर्स को अमेरिकी सिस्टम के एब्सोल्यूट हार्ड स्टॉप की तुलना में थोड़ा डाइल्यूट करता है? सारी फंडिंग रोकने का तत्काल लेवरेज यहाँ नहीं है? एक संभावित आलोचना यह है कि सोर्सेज में एक थ्योरेटिकल हालांकि अनलाइकली पॉसिबिलिटी का उल्लेख है कि अगर कोई पार्टी पूरी तरह से बाधा डालने पर आमादा हो और सरकार के पास वोट ऑन अकाउंट के लिए भी संख्या ना हो तो समस्या हो सकती है। लेकिन ये एक लंबा संकट होगा जिसमें महीनों लगेंगे। अमेरिका की तरह तुरंत शटडाउन नहीं होगा। That's a fascinating contrast. ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। So is one system definitively better than the other? क्या हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था दूसरी से बेहतर है? ये कहना मुश्किल है और शायद सही भी नहीं होगा कि कोई एक यूनिवर्सली बेटर है। ये फंडामेंटली अलग-अलग संवैधानिक दर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफीज और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नेशनल प्रायोरिटीज को दर्शाते हैं। अमेरिकी प्रणाली एंटी डिफिशिएंसी एक्ट द्वारा आकारित विधायिका द्वारा स्ट्रिक्ट फिस्कल कंट्रोल और चेक्स एंड बैलेंसेस लागू करने को प्राथमिकता देती है और राजनीतिक असहमति के संभावित यद्यपि दर्दनाक परिणाम के रूप में व्यवधान को स्वीकार करती है। और भारतीय प्रणाली? भारतीय प्रणाली वोटमिताओं के साथ सरकारी निरंतरता और स्थिरता को प्राथमिकता देती है। राजनीतिक गतिरोध को आवश्यक कार्यों को पंगु बनाने से रोकने के लिए एक सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व प्रदान करती है। एस्पिरेंट्स के लिए शायद की टेकअवे ये समझना है कि कैसे ये अलग-अलग प्रक्रियात्मक तंत्र राजनीतिक व्यवहार और शासन के परिणामों को आकार देते हैं। भारत जानबूझकर उन हाई ड्रामा, हाई कॉस्ट शटडाउन परिदृश्यों से बचता है जो अमेरिकी मॉडल में निहित हैं। ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच अनिवार्य वित्तीय असहमतियों को प्रबंधित करने के बस दो अलग-अलग तरीके हैं। That really clarifies the differing philosophies. इससे ये भी पता चलता है कि राजनीतिक गतिशीलता कैसे काम करती है। सोर्सेज में अमेरिका में चल रहे इंटेंस ब्लेम गेम का भी जिक्र था। हाँ, वो पॉलिटिकल बयानबाजी तो तेज है। जैसा कि बताया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स पर नागरिकों के ऊपर इलीगल एलियंस को प्राथमिकता देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन और ट्रंप पर संकट पैदा करने और फेडरल वर्कर्स और सेवाओं को राजनीतिक खेल में मोहरा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया का भी रोल है इसमें। बिल्कुल। सोर्सेज में प्रेसिडेंट ट्रंप के वीडियोस और ट्रुथ सोशल पर पोस्ट्स का भी जिक्र है जो नैरेटिव को आकार देने में भूमिका निभा रहे हैं। एक सोर्स करियर 247 में पीएम मोदी के गाजा के संबंध में ट्रंप के समर्थन में एक ट्वीट का भी उल्लेख था। इसे उस सोर्स में बताए गए व्यापक राजनीतिक संदर्भ के हिस्से के रूप में तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट किया गया। हालांकि शटडाउन की मैकेनिक्स से इसका सीधा संबंध स्पष्ट नहीं किया गया। ये राजनीतिक आयाम तीव्र हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग सिस्टमिक अंतर है, एंटी डिफिशिएंसी एक्ट बनाम वोट ऑन अकाउंट, वही इन राजनीतिक लड़ाइयों को अमेरिका में पूर्ण विकसित शटडाउन के रूप में प्रकट होने देता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। बिफोर वी कंक्लूड, एक और बात, कंसिडरिंग द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, क्या यूएस शटडाउन के भारत के लिए कोई पोटेंशियल रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि सोर्सेज मुख्य रूप से आंतरिक अमेरिकी प्रभावों और तुलनात्मक ढांचे पर केंद्रित हैं, लेकिन हम कुछ संभावित अप्रत्यक्ष प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं। एक लंबा अमेरिकी शटडाउन जो मंदी के जोखिम को बढ़ाता है या अमेरिकी आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है, उसके वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अच्छा। भारतीय आईटी कंपनियां या अन्य व्यवसाय जो अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उन्हें अनिश्चितता या देरी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी यात्रा या लॉजिस्टिक्स में बड़ी बाधाओं का मामूली अस्थायी प्रभाव हो सकता है। शायद भारत के लिए मुख्य सीख प्रत्यक्ष आर्थिक संबंधों से परे शासन की चुनौतियों और इस तरह के गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ एंटी डेफिशिएंसी एक्ट जैसे कठोर राजकोषीय तंत्र के संयोजन से उत्पन्न होने वाली संभावित अस्थिरता का अवलोकन करना है। ये बात सही है। हाँ, ये भारत के अपने संवैधानिक शॉक एब्जॉर्बर जैसे वोट ऑन अकाउंट के मूल्य को पुष्ट करता है, जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सोर्सेज में बताए गए विशिष्ट प्रत्यक्ष प्रभाव मुख्य रूप से अमेरिका के आंतरिक थे। That provides valuable context. इन विभिन्न प्रणालियों और उनके वास्तविक दुनिया के परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है, न केवल परीक्षाओं के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं या कभी-कभी डिसफंक्शन करती हैं। यह तुलनात्मक विश्लेषण अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक रहा है। इंडीड, बिल्कुल। ये इस बात पर जोर देता है कि संविधान के भीतर निहित प्रक्रियात्मक नियम केवल तकनीकी बातें नहीं हैं,
वे गहराई से आकार देते हैं कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, असहमतियों का समाधान कैसे होता है या नहीं होता है, और अंततः एक सरकार अपने नागरिकों की कितनी प्रभावी ढंग से सेवा कर सकती है, खासकर राजनीतिक तनाव के समय में। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया की वोट ऑन अकाउंट सिस्टम अमेरिका की एंटी डिफिशिएंसी एक्ट से बेहतर है या अमेरिका की चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।